स्टूडेंट्स, आज बीए फाइनल की क्लास में हम अपना टॉपिक 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं और ये 712 ईस्वी में जब से अरबों का आक्रमण हुआ है उसके बाद विदेशी आक्रांता भारत आते रहे हैं और यहाँ की संस्कृति में ही वो घुल मिल गए हैं। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ था वह उन सभी प्रभावों से भिन्न था जो उस समय तक भारत पर अभी तक हुए थे, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने भारतीयों को काफी बार हराया भी और विदेशियों ने भारत पर राज भी किया, परंतु भारत ने कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोया था और उन्हें ये खुद पर विश्वास था कि उनकी सभ्यता और संस्कृति इन विदेशी शासकों की संस्कृति से अधिक उत्तम है। ऐसा हुआ भी कि जो भी विदेशी भारत में बस गए उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता को अपना लिया था और वे भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गए थे और पूर्ण रूपेण वो भारत में समा गए थे। लेकिन अंग्रेजी आक्रांता जो आए थे वो उनसे पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति यूरोप में थी वो एक अलग थी, क्योंकि वहां पर एक तरीके से नवीन बौद्धिक लहर भी बह रही थी और जिसके फलस्वरूप एक जागृति के युग का वहां सूत्रपात हुआ था। तर्क और अन्वेषणा की भावना के आधार पर वो प्रगति के पथ पर था, इसलिए विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित भी किया था और अब यूरोप जो था वो सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप था। उसके विपरीत भारत एक निश्चल, निष्प्राण तथा गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत करता था। तो इस प्रकार भारत का एक ऐसे आक्रांता से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आप को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था और संभवतः था भी। तो यही सब चीजें हम पश्चिमी सभ्यता से संपर्क रहा हो और अंग्रेजों ने किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागृत किया, चाहे उनका स्वार्थ जो भी है। उसके बाद एक सामाजिक वर्ग का उदय होना और उसमें फिर गतिशीलता आना। ईसाई मिशनरीज भी अपना काम कर रहे थे और उन लोगों ने भी कुछ हिंदू धर्म समाज में जो व्याप्त कुप्रथाएं तो उनकी तीव्र आलोचना की थी। अंग्रेज जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने भी इसमें अपना योगदान किया, जैसे विलियम बेंटिंग को यहाँ काफी कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद वो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं और समाचार पत्र जो अंग्रेजों ने चलाए थे, आवागमन के साधन चलाए थे, उसके कारण भी सुधारक भ्रमण कर जनमानस को उद्वेलित कर सके थे और एक नई व्यवस्था वो तैयार कर रहे थे। और इन सभी का एक सामूहिक परिणाम ये निकला कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी भारतीयों में होता है। तो ये टॉपिक है आज हमारा 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का। इसमें देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास में 19वीं 20वीं शताब्दी राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए भी विख्यात थी और इस समय भारतीय समाज और धर्म अनेक रूढ़ियों और कुप्रथाओं से ग्रस्त था। कुछ विद्वानों की राय में भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के लिए समय भारतीय सामाजिक ढांचा प्राय अस्थिर और अपरिवर्तनशील था। जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास जैसी बुराइयों ने भारतीयों को पूरी तरह से ग्रसित कर रखा था। अंग्रेजों ने जब शुरू में आए तो उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया था, क्योंकि व्यावसायिक तौर पर वो लोग आए थे, लेकिन बाद में भारतीय सामाजिक जीवन की दुर्बलता का लाभ उठाकर वे अपनी सत्ता मजबूत भी करना चाहते थे, परंतु अनेक कारणों ने धीरे धीरे भारतीयों को अपने समाज एवं संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा।
पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के संपर्क से भारतीयों में भी एक नई चेतना की भावना जगी और अंग्रेजी शासन की बुराइयों, नए भारतीय सामाजिक वर्ग के उदय एवं प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा अपनी सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं को हटाने की चाह ने भारत में एक धार्मिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। इसे ही भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जा सकती है। अब ये क्या क्या कारण रहे इन आंदोलन के लिए, उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, क्योंकि इसमें देखते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो शिक्षा का प्रोत्साहन दिया था वो अपने स्वार्थ के लिए दिया था, लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीयों को भी होता है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति संकीर्ण मनोभाव से ऊपर उठकर सोच सकते थे और उनके सामने पाश्चात्य जगत एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जहां की सामाजिक गतिशीलता और प्रबुद्धता ने वैज्ञानिक, वैचारिक एवं औद्योगिक आंदोलन लाकर पश्चिमी देशों के निवासियों का जीवन दर्शन ही पूरी तरह से बदल दिया था। तो ये जो पश्चिमी जगत है, सामंतवाद, धर्म युद्ध की बुराई से ऊपर उठकर अब साम्यवाद, व्यक्तिवाद और वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व के लिए भी प्रयास कर रहा था। जो प्रबुद्ध भारतीय चिंतक भी इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादिता को भी हटाना आवश्यक था और ये बिना किसी सुधार आंदोलन के संभव नहीं था। तो शिक्षा का प्रभाव पड़ा। दूसरा था पश्चिमी सभ्यता से संपर्क। प्राचीन काल से देख रहे हैं कि भारत का जो संपर्क था पश्चिमी सभ्यता से रहा है। मध्य और आधुनिक काल में भी संपर्क बना रहा, परंतु विदेशी शासन के प्रभाव के चलते सामान्य जनजीवन पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ सका। अंग्रेजी शासन के चलते और भारतीयों में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के आगमन ने भारतीयों को पुनः एक बार पश्चिमी जगत और विचारों से संबद्ध कर दिया था और भारतीय भी पाश्चात्य जगत में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति के संपर्क में आते हैं और उनकी भी प्रबल इच्छा हुई कि यहाँ पर जो रूढ़िवादिता है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। बाद में देखते हैं कि इसके बाद एक अलग ही वर्ग का उदय होता है। अंग्रेजी शिक्षा प्रसार जब होता है भारत में और कुछ नई प्रशासनिक नीतियां अंग्रेज यहाँ पर लेके आते हैं, तो एक मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिसमें हम वकील, डॉक्टर, अध्यापक और सरकारी कर्मचारी जो थे, उस वर्ग को हम कह सकते हैं इस वर्ग में। और ये वर्ग प्रारंभ में अंग्रेजी सभ्यता व संस्कृति का समर्थक था और अंग्रेजों का हिमायती भी रहा। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी शासन के प्रति इनके दृष्टिकोण में अंतर आया और इस वर्ग ने सामाजिक संगठन के परंपरागत आधारों एवं कठोर और घिसी पिटी प्रथाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये वर्ग जो था सामाजिक समानता, विवेकशील, मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता था और भारतीय सामाजिक रूढ़िवादिता को दूर करके पाश्चात्य तौर तरीकों का अनुकरण प्रारंभ कर वो सुधार आंदोलन का समर्थक कहीं न कहीं बन जाते हैं। और इनका परिणाम ये होता है कि जो भारत में अंग्रेजी नीतियां थी उससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक मान्यताओं और आर्थिक व्यवस्था को परिस्थितिवश तिलांजलि देकर किसानों, कारीगरों और मजदूरों को भी जीवन यापन के नए साधन खोजने को विवश होना पड़ा। इसी प्रकार देशी नरेश और सामंत की कृपा पर आश्रित होने के बदले उच्च एवं मध्यम वर्ग अब कंपनी और अंग्रेजी सरकार की सेवा की तरफ ज्यादा आकृष्ट होने लगे, क्योंकि देशी नरेश और सामंतों ने तो क्या किया है कि शोषण ही किया है, किसानों का हो या मजदूरों का हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ी किया था। तो इसके चलते भारतीय मानसिकता में यह परिवर्तन आने लगता है और प्रशासनिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं नए नगरों, शहरों एवं कस्बों का विकास होता है, जहां पर वातावरण उनके लिए पर्याप्त अच्छा था। अतः वहां को की जनता ने रूढ़िगत परंपराओं को
छोड़कर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए वातावरण तैयार किया गया। शहरी जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उनको भी सुधारक अपने प्रभाव में लेकर आए। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्योंकि गांव की अपेक्षा शहरी जनता को सुधार के लिए तैयार करना ज्यादा आसान माना जा सकता है, तो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी नीतियों के कारण भारतीय सामाजिक गतिशीलता में तीव्रता का आना भी बड़ा एक कारण रहा है सुधार आंदोलन में। उसके बाद देखते हैं कि ईसाई मिशनरीज के भी कार्य कुछ इसमें रहे थे कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भावना जगाने में इनका भी योगदान रहा है। मिशनरीज और अंग्रेज लेखक एक तरफ तो हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और तीव्र बुराइयां करते थे, आलोचना करते थे बुराइयों की, और दूसरी तरफ भारत में अपने धर्म के प्रचार और कमजोर और असंतुष्ट भारतीय जनता को अपनी तरफ मिलाने का भी प्रयास करते थे। तो दोनों ही तो लोग साधना चाह रहे थे यहाँ। इससे भारतीयों के समक्ष अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षा के लिए खतरा भी कहीं न कहीं यहाँ नजर आता है। धर्म सुधारकों और प्रचारकों ने एक बात अच्छी तरह से समझ लिया कि जब तक हिंदू धर्म में आवश्यक सुधार कर उसे उदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक समाज के कमजोर सामाजिक और दलित वर्गों को हिंदू समाज में बांधकर नहीं रखा जा सकेगा। तो यहाँ पर सुधार करना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपने धर्म की रक्षा कर सकते थे। इसलिए सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन लाना भी यहाँ पे आवश्यक था। उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी अंग्रेज जो थे, उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ योगदान भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में किया था। हालांकि वो अपने स्वार्थवश भारत में सुधारों को कार्यान्वित करती थी अंग्रेजी सरकार, लेकिन फिर भी उनके द्वारा भारतीयों में चेतना का विकास हुआ था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने उसका सहयोग दिया और उसमें वो सफल होता है। उसी प्रकार एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ने भी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उजागर करने में एवं भारतीयों में गर्व की भावना जगाने का भी काम किया, और इस संस्थान ने अनेक प्राचीन प्रथाओं, भारतीय प्रथाओं का अंग्रेजों में अनुवाद कर, शोध कर, यूरोपियन ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के समक्ष रखकर उनको मानसिकता का विकास भी करते हैं। इस प्रकार भारतीयों में अपने धर्म और संस्कृति से परिचित होने, उसकी बुराइयों को दूर करने से भी नई प्रेरणा का जागृत यहाँ पे होता है। समाचार पत्र और आवागमन के साधनों का विकास भी अंग्रेजों के समय काफी हुआ, और इनसे विचार अभिव्यक्ति के प्रचार और जनसंपर्क की सुविधा मिली। आम लोगों तक बात पहुंचने लगी, आम लोग इनके माध्यम से जानने लगे, और आसानी से शिक्षित वर्ग को सुधार की आवश्यकता और उसके उपायों से परिचित कराया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी बातों को नीचे वर्ग तक पहुंचा सकते थे। और इसी प्रकार रेल और सड़कों के विकास ने भी ये संभव कर दिया कि सुधारक भ्रमण कर, घूम घूम कर जनमानस को जगा सके और उनके लिए एक नई व्यवस्था तैयार कर सके। तो सुधारकों ने इन चीजों का भी फायदा उठाया, चाहे वो परिवहन के साधन हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे अंग्रेजों ने अपने हित के लिए उनको साधा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब जो सुधारक हुए थे उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और लोगों को जागृत करने का प्रयास भी किया था। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इसमें देखते हैं कि बहुत से जो पीछे कारण हमने बताए गए थे 19वीं शताब्दी के, तो उनका सामूहिक परिणाम ये हुआ कि भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, क्योंकि अंग्रेजी शासकीय नीति, शैक्षणिक प्रगति, इन सभी ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी थी। और इसके लिए सामाजिक और धार्मिक समानता का होना कहीं न कहीं आवश्यक था। भारतीय नेताओं ने ये बात महसूस कर ली थी कि बिना सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता के राष्ट्रीयता की भावना और फिर राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बाद में इस दिशा में काफी प्रयास किए थे। तो ये सभी कारण रहे थे। पाश्चात्य सत्ता से संपर्क, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव,
किस प्रकार रहा, और फिर एक कैसे सामाजिक वर्ग जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं उसका उदय होता है, और फिर उसमें कैसे सामाजिक गतिशीलता आती है यूरोपियन से प्रभावित होकर, और कुछ प्रबुद्ध अंग्रेज है वो भी अपना योगदान इसमें देते हैं, और जो अंग्रेजों के द्वारा आवागमन के साधन और पत्र पत्रिकाएं चलाई गई उनका भी प्रभाव यहाँ सुधारकों पर पड़ता है और सुधारकों के माध्यम से आम जनता पर पड़ता है, और इन सबका सामूहिक परिणाम रहा कि राष्ट्रीयता का विकास होता है। राष्ट्र में देखते हैं कि सुधारकों के भी प्रयास, जब भारत में विभिन्न सुधारक हुए 19वीं 20वीं शताब्दी में, और उन लोगों ने भी भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। इन व्यक्तियों ने भारतीय मानसिकता को उद्वेलित कर उसे समाज सुधार के लिए तैयार किया, और इनमें हम प्रमुख नाम जो गिना सकते हैं आधुनिक भारत के प्रवर्तक के रूप में राजा राम मोहन राय, बाद में देखते हैं कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान जैसे प्रबुद्ध भारतीय थे, और इन लोगों ने बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को तैयार किया और वांछित सामाजिक सुधार आंदोलन भी किए। प्रोफेसर विपिन चंद्र ठीक ही कहते हैं, लिखते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों के उदय, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य विचारों और संस्कृति के प्रभाव और संसार के प्रति अधिक जागरूकता ने भारतीय समाज के पिछड़ेपन तथा पतन के प्रति चेतना को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि समाज सुधार के संकल्प को भी वो कहीं न कहीं मजबूत करते हैं। तो ये देख सकते हैं, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि एक धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति का धीरे धीरे भारत में जन्म होता है, जिसके अनुसार धर्म को ही तर्क के दंड से मापा जाने लगा था, और निजी धर्म में जो भी असंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा, और ये प्रयत्न भी किया गया कि जो परंपरागत विश्वास है या तो उन्हें बदला जाए या उनके लिए कोई तर्कसंगत कारण खोजा जाए। इस प्रकार जो छुआछूत के विचार था, हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग जो पहले बना हुआ था, उसको छोड़ दिया जाता है, और कुछ चीजें देखते हैं कि जो भारतीय परंपरा में चल रही थी, कुछ साग सब्जियां जिन्हें अब पवित्र समझा जाता था, जैसे प्याज था, लहसुन था, चुकंदर था, टमाटर, अदरक, इन सभी के विषय में समाज के विचारों में परिवर्तन भी आया और सब इसको यूज करने लगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समाज के दैनिक कर्म कांडों में भी परिवर्तन कहीं न कहीं आता है। शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण ने भी लोगों के खाने पीने, छुआछूत इत्यादि बहुत से विचारों को यहाँ प्रभावित किया था। तो इन नवीन विचारों के विक्षोभ ने भारतीय संस्कृति में एक सार की भावना उत्पन्न की। बाद में देखते हैं कि संस्कृत का अध्ययन और प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के कारण लोगों ने वे पुस्तकें भी पढ़नी प्रारंभ कर दी जो पहले उनके पूर्वजों ने कभी भी नहीं पढ़ी थी। इस ज्ञान के विस्तार के कारण ही भारत में पुनर्जागरण की भावना आती है, और भारतीय बुद्धिजीवियों ने देश के भूतकाल को परखने का प्रयत्न किया और ये देखा कि हिंदू धर्म के बहुत से विश्वास तथा रीति रिवाज न केवल गलत है, अपितु उन्हें मानना संभव भी नहीं है और उन्हें त्यागना भी ठीक है। इस प्रकार उन्होंने ये भी देखा कि भारत के सांस्कृतिक जो एक रिक्तता आ गई थी, उसमें कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिनका भारतीय पुनर्जागरण में बहुत तात्विक मर्म है। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन बाद में प्रारंभ होते हैं, और उन्होंने न केवल भारतीय समाज का रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो भारत की जो प्राचीन परंपरा से हम आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रकाश में कुछ वहां से प्रेरणा लेना अगर चाहते हैं तो उसको लिया जाए, और जो कुछ परंपरागत रूढ़िवादी चीजें थी उसको यहाँ छोड़ा जाए, ऐसा प्रयास भी सुधारकों के द्वारा किया गया था। और एक नवीन हिंदू धर्म ये कहता है कि यूरोप को भारतीय
वाद से बहुत कुछ अभी सीखना हमें बाकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उसकी क्या भूमिका रहती है, पृष्ठभूमि रहती है, और क्या उसके मुख्य कारण रहते हैं। उन सब के बारे में आज यहाँ